हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं पैसिव की क्लास नंबर 6 और जिसमें हम करेंगे पैसिव ऑफ प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस और प्रेपोजिशन अदर देन बाय। दोनों का क्या मतलब है अभी देखते हैं। पैसिव ऑफ प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशनल मतलब जिसमें प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिस भी वर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन आई है। एक्टिव वॉइस में किसी भी वर्ड के साथ प्रेपोजिशन साथ जुड़ी है तो पैसिव वॉइस में भी वो प्रेपोजिशन लगी रहेगी। तो इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस। देखिए एक बार तो पॉइंट को नोट करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लगी हो तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ वही प्रेपोजिशन लगी रहेगी। इसका मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस के अंदर कोई भी वर्ब है, चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन जुड़कर आई है। जैसे यहाँ पर क्या है? लाफ्ट वर्ब है और इसके साथ क्या जुड़कर आ गई है? एट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन। तो एट क्या है? यहाँ पर प्रेपोजिशन है। जब हम इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के अंदर भी ये वर्ब अपने साथ क्या रखेगी? प्रेपोजिशन रखेगी। ये इसको छोड़ेगी नहीं या चेंज नहीं होगी। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही है जैसा अभी तक हम करते आए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस करते वक्त। तो कैसे हम इस तरह के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं उसको हम देखेंगे। पहले एक बार सेंटेंस पर नज़र डालते हैं कि हमारे सेंटेंस किस तरह के होंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा, ही लाफ्ड एट द बेगर। ठीक है, तो लाफ के साथ क्या प्रेपोजिशन लगी? एट। इसी प्रकार सेकंड देखिए, शी इज सर्चिंग फॉर हर पेन। तो सर्च के साथ क्या प्रेपोजिशन लगी है? फॉर। तो सर्च के साथ प्रेपोजिशन है फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। तो लुक के साथ क्या प्रेपोजिशन है? आफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस में, ही एग्रीड एट माई प्रपोजल। तो एग्रीड के साथ क्या प्रेपोजिशन लगी हुई यहाँ पर? एट। दे विल नॉट स्पीक टू मी। स्पीक के साथ टू प्रेपोजिशन। ए कार रेन ओवर ए गर्ल। तो रेन के साथ ओवर प्रेपोजिशन। इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्येक जो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं और उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो प्रेपोजिशन है वो लगी ही रहेगी, उसको हमने नहीं छोड़ना। कैसे हम बनाएंगे? सबसे पहले तो सेंटेंस के अंदर हम क्या पहचाने? वर्ब। वर्ब इस सेंटेंस में कौन सी? लाफ्ड। ये सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट ही है। फिर ऑब्जेक्ट को देखें, द बेगर। ये चीज़ें तो आपको पहचानने अब आ गई होंगी क्योंकि हमने बहुत सारे सेंटेंस इस तरह के किए हैं जिसमें हम सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ये हमने जान लिया है। अब पैसिव वॉइस में बनाते इसमें स्ट्रक्चर कैसे है? पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? देखो सिंपल में स्ट्रक्चर क्या किया था? सिंपल जो सेंटेंस है उसमें स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा एक्टिव वॉइस के अंदर? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने क्या स्ट्रक्चर अपनाया था? ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट की को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, फिर बी का रूप लग जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट। इस तरह का सामान्य सा स्ट्रक्चर था। सिंपल सेंटेंसेज में हम इस तरह का स्ट्रक्चर अभी तक करते आए हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। सिर्फ है क्या? वर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्रेपोजिशन। तो यहाँ प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी हम क्या जोड़ेंगे? प्रेपोजिशन जोड़ देंगे। ठीक है, अब सेंटेंस को करते हैं हम। पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, द बेगर। द बेगर। अब हमने क्या देखना? बी का रूप। बी का रूप किसके अनुसार लगेगा? जैसी वर्ब है, जैसे का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी का रूप लगता है इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म है तो बी का रूप लगता है वाज या वर। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है लाफ्ट, हम क्या लगाएंगे? वाज या वर में से एक। जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वैसे हमारे क्रिया हो गई। ठीक है, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। बेगर क्या है? सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगे? वाज। द बेगर वाज। अब हमारी थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसके लाफ के, लाफ्ट। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि यह प्रेपोजिशन साथ जुड़कर आई है तो पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन रहेगी।
एट, लाफ्ड एट, उसके बाद बाय लगाएंगे, ठीक है, लाफ्ड एट बाय, और ऑब्जेक्ट क्या है, ही का क्या बन जाएगा, हिम। इस प्रकार हमने क्या देखा, माय पैसिव वॉइस क्या बना, द बेगर वाज लाफ्ड एट बाय हिम। ये प्रेपोजिशन क्या है, अपने वर्ब के साथ जुड़ी रहेगी, लाफ के साथ एट प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी इज सर्चिंग फॉर हर पेन, शी इज ए सर्चिंग फॉर हर पेन। वैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो हमने ये देखा कि सेंटेंस के अंदर क्या है, इज सर्चिंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, और सर्चिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ क्या लगी है, आईएनजी लगी हुई है, फॉर प्रेपोजिशन है, और हर पेन ऑब्जेक्ट है, और सी सब्जेक्ट है। इस प्रकार हमें सेंटेंस में सभी पार्ट्स का पता चल जाता है प्रैक्टिस से ही कि कौन सा जो वर्ड है वो क्या है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से ये लिया गया है। चलो, हर पेन, हर पेन, अब यहाँ पर इज है, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो वर्ब है वो कैसे सब्जेक्ट को लेगी, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या, हर पेन सिंगुलर है, तो इसके साथ भी वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर है। जब एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, तो पैसिव वॉइस में बी का रूप क्या लग जाएगा, बीइंग, इज बीइंग। फिर इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे सर्च्ड, सर्च के साथ प्रीपोजिशन क्या लगी हुई है, फॉर, सर्च फॉर। उसके बाद बाय, और ऑब्जेक्ट सी का क्या बन गया, हर। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखिए, हर पेन इज बीइंग सर्च्ड फॉर बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। उसी तरह से ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना। सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, शुड हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी बोल सकते हैं, लुक मेन वर्ब है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, और यू सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट का पता है, ऑब्जेक्ट का पता है, और हमें पता लग गया कि हमारी मेन वर्ब किस रूप में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन इससे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, कि मॉडल है, और मॉडल के साथ पैसिव वॉइस में हम बी लगाते हैं, ठीक है। तो यूर पेरेंट्स बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, यूर पेरेंट्स। अब यहाँ पे शुड है, तो यहाँ का वैसे एक वैसा रहेगा, मॉडल में कोई चेंज नहीं करते, शुड, इसके बाद बी का रूप बी लग जाता है वैसा का वैसा, यूर पेरेंट्स शुड बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड, लुक्ड, और आफ्टर प्रेपोजिशन, इसके बाद बाय, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, यू का यू ही रहेगा। पैसिव वॉइस क्या बना, यूर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ही एग्रीड एट माई प्रपोजल। एग्रीड क्या है, वर्ब, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एट प्रेपोजिशन, माई प्रपोजल ऑब्जेक्ट, और ही सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का रूप लगाएं, कैसे बनाएंगे इसको, माई प्रपोजल, माई प्रपोजल। अब यहाँ पर देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बी का रूप वाज या वर लगेगा, माई प्रपोजल वाज एग्रीड, सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ईडी जिसके साथ लगता है वो सेकंड और थर्ड बराबर ही रहती हैं, तो एग्रीड ही हो जाएगा, एग्रीड। प्रेपोजिशन एट यहाँ पर लगी हुई है, वैसे की वैसे लिखनी है। माई प्रपोजल वाज एग्रीड एट बाय, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, बाय हिम। माई प्रपोजल वाज एग्रीड एट बाय हिम। ये ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन को आपने नहीं छोड़ना, नहीं चेंज करना। नेक्स्ट देखिए, दे विल नॉट स्पीक टू मी। विल हेल्पिंग वर्ब, ये नोट साथ रखना है, स्पीक मेन वर्ब, टू प्रेपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट, और दे सब्जेक्ट। बनाए पैसिव वॉइस, मी का क्या बन जाएगा, आई। आई विल, सेल और विल ऐसे होता है, सेल और विल
यदि आपको इनमें से छांटने होते हैं तो आई और वी के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल। बाकी जितने भी नाउन या प्रोनाउन बच गए, ठीक है, बाकी सभी लिख देता हूँ मैं, बाकी सभी नाउन या प्रोनाउन के साथ विल लगाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। वैसे ज़्यादा गलती नहीं होगी यदि आप आई के साथ विल लगा देते हैं या वी के साथ विल लगाते हैं तो ज़्यादा गलती नहीं होगी, लेकिन आपको ग्रामेटिकली यदि आपने ठीक रखना है तो आई और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, हम सेल लगाएंगे, ठीक है। बाकी सभी के साथ विल लग जाता है। अब हमारे देखिए आई यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर दे था, आई और वी के साथ हमने क्या लगाना होता है, सेल। बाकी सभी के साथ विल, तो दे के साथ क्या लगा है, विल। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। हमने चेंज नहीं किया, ना टेंस चेंज किया और ना ही वर्ब को चेंज किया, सिर्फ हमने क्या किया है, इसको एक प्रॉपर स्थान दिया है, प्रॉपर। जैसे आई के साथ विल लगाएं या आई के साथ सेल लगाएं, ये हमने क्या देखना है कि जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब लगती है, ठीक है। तो आई सेल, नोट है तो साथ में नोट लग जाएगा। अब हम क्या लगाएंगे, सेल और विल, प्रेपोजिशन सेल और विल हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके साथ क्या लगेगा, बी का रूप, बी खुद जुड़ जाता है। आई सेल नॉट बी, अब थर्ड फॉर्म बनाएं, फर्स्ट फॉर्म की स्पीक, स्पोक, स्पोकन, क्या बन गई, स्पोकन। अब प्रेपोजिशन टू लगी हुई है तो इसको साथ ही रखना है। आई सेल नॉट बी स्पोकन टू बाय देम, बाय दे का क्या बन गया, देम। आई सेल नॉट बी स्पोकन टू बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओवर प्रेपोजिशन, ए गर्ल ऑब्जेक्ट, ए कार सब्जेक्ट। बनाए इसका पैसिव वॉइस, ए गर्ल जैसे वर्ब हो गया उसी तरह से हमने बी का रूप लगाना, सेकंड फॉर्म में तो वाज एवर लगाएंगे, सिंगुलर है ए गर्ल तो यहाँ वाज लग गया, प्लूरल होता तो वर लग जाता। ए गर्ल वाज, बी का रूप वाज लग गया। इसके बाद हम वर्ब की फॉर्म देखेंगे, थर्ड फॉर्म कि रन जो है, रन, रेन और रन, इस तरह से होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट और जो थर्ड है आपस में एक जैसी होती हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले क्या होगा, हैज़, हैव या हैड मिलेगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेम यही पाएगा या एस या यस उड़कर आता है, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है रेन। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, रन ही रहेगी। ए गर्ल वाज रन, प्रेपोजिशन उसके साथ ओवर लगी हुई है तो यहाँ भी ओवर लगाएंगे, रन ओवर बाय ए कार, बाय ए कार। देखिए बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस की थी बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जो प्रेपोजिशन लगी हुई है वो साथ ही रहेगी। एक्टिव वॉइस में जो प्रेपोजिशन है, जैसे यहाँ सर्च के साथ फॉर लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में भी हमने क्या रखा है, सर्च के साथ फॉर ही रखा है। ऐसे लुक के साथ आफ्टर लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में हमने लुक के साथ क्या लगा दिया, यहाँ पर आफ्टर रखा है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, उसके बाद भी हमने प्रेपोजिशन को रखना है। इसी तरह से एग्री के साथ एट आया है तो यहाँ पर भी एट लग गया, ठीक है। पर स्पीक के साथ टू है तो यहाँ भी स्पोकन के साथ टू लग गया। यहाँ पर रेन ओवर है, रेन के साथ ओवर प्रेपोजिशन है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म के बाद ओवर है। इस प्रकार हम देखा कि प्रेपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होती, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ती, ये वर्ब के बाद ही रहती है और वर्ब के साथ ही रहती है। यदि हम वर्ड को बदल देते हैं तो उसके साथ और प्रेपोजिशन लगेगी, यदि हम प्रेपोजिशन को वर्ड के साथ चेंज कर देते हैं तो वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यदि हो जाती है तो उस वर्ड का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम सेकंड पार्ट जो आज हम करेंगे इसी का, प्रेपोजिशन अदर देन बाय, मतलब बाय के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन। अभी तक हम क्या करते आए हैं, बाय मी, बाय हर, बाय देम, इस तरह से हमने क्या किया, बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाया है। लेकिन अब क्या है, प्रेपोजिशन अदर देन बाय, मतलब बाय के अलावा दूसरी भी प्रेपोजिशन लग सकती है।
केवल बाई ही प्रेपोजिशन के रूप में पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं की जाएगी, इसके अलावा दूसरी प्रेपोजिशन लग सकती है। जैसे मैंने आपको कहा प्रेपोजिशन जो होती है वर्ब के साथ निश्चित होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यदि चेंज कर दी तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से हम समझेंगे, इन एग्जाम्पल से समझेंगे किस प्रकार से प्रेपोजिशन निश्चित होते हैं और कैसे उनका रूप, जब उसका अर्थ कैसे बदल जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में कुछ वर्ब के बाद बाय की जगह एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगती है। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, सही, सही प्रेपोजिशन। सही का मतलब यही है कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन फिक्स है, बस यही मतलब है फिक्स का। ठीक है, एप्रोप्रिएट माने फिक्स मतलब उचित, उचित का मतलब सही, कि यहाँ जो प्रेपोजिशन लगी है क्या वो अपने आप में सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपने अर्थ को क्लियर करती है। आपको ये वर्ड है ना, कुछ वर्ड याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, नो या नॉन के साथ टू लगा हुआ है, ये नो के साथ टू बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पैसिव वॉइस के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, पैसिव वॉइस में आप आसानी से समझ जाएं, इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म के रूप में इनको लिखा है। तो नॉन टू, आपको ये याद रखना है कि नो के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगी, टू लगेगी। अनाय के साथ एट, और अनाय के साथ विद भी। देखो यहाँ पर दो हैं, अनाय के साथ क्या लग सकते हैं, एट भी प्रेपोजिशन, और अनाय के साथ विद भी लग सकते हैं। इसी प्रकार प्लीज़ के साथ विद भी है और प्लीज़ के साथ एट भी है। एक बार इनका थोड़ा सा अंतर समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक नो के साथ तो क्या है, निश्चित है, लेकिन यहाँ तो सर डाउट रहेगा आपको, इस डाउट को क्लियर करेंगे। अनाय, अनाइट जो है उसके साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है एट, और दूसरा है वर्ड हमारा, दूसरे जो प्रेपोजिशन लगी हुई है अनाय के साथ ही, अनाइट के साथ लगे हुए हैं विद। अब दोनों में अंतर क्या है, अनाय का मतलब होता है नाराज होना, तो अब प्रेपोजिशन अलग अलग क्यों लगाई, क्योंकि ये प्रेपोजिशन चेंज होते ही वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। कैसे, अनाई एट, अनाई एट का मतलब होता है, अनाई का मीनिंग आपको क्या लेना, नाराज, यहाँ तो फिक्स है कि नाराज है, लेकिन एट किससे नाराज है। ठीक है, यदि किसी की बात या व्यवहार, मतलब उसका किस प्रकार का बिहेवियर था, व्यवहार, व्यवहार, ये बातें ध्यान रखनी है। यदि किसी की बात या व्यवहार से नाराज हैं तो एट लगाएंगे, प्रीपोजिशन क्या लगेगी, एट लगती है। ध्यान करें, अनाय के साथ एट कब लगाएंगे, जब किसी की बात से या किसी के व्यवहार से नाराज हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगेगी, एट। अब विद का मतलब क्या है, यदि किसी व्यक्ति से नाराज हैं, किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगेगी, विद। अनाय के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी, विद। अब दोनों का अंतर आप समझ गए। अनाय के साथ एट प्रीपोजिशन कब लगेगी, जब किसी की बात से नाराज हैं, किसी के व्यवहार से नाराज हैं, और अनाय के साथ विद कब लगाएंगे, जब किसी व्यक्ति से नाराज हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा वर्ड हमारे पास है प्लीज्ड विद। प्लीज का मतलब होता है खुश होना, प्लीज माने खुश होना, प्लीज्ड एट सेम बात है, प्लीज विद, प्लीज्ड विद, इसका मतलब किससे खुश होना, व्यक्ति से खुश होना, किसी व्यक्ति से खुश होना। विद के आप समझ जाना, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति से खुश होना, प्लीज्ड विद, और प्लीज्ड एट मतलब किसी के व्यवहार से, किसी की बात या व्यवहार से खुश होना। सेम बात है जो अभी तक हमने की है। ठीक है, विद लगते के साथ क्या होगा, व्यक्ति से खुश होना या व्यक्ति से नाराज होना, जैसे हमने यहाँ कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए डिसप्लीज्ड विद। डिसप्लीज का मतलब भी नाखुश होना, तो विद लग गया, किसी व्यक्ति से हम नाखुश होते हैं तो विद लगाएंगे। अलार्म एट, सरप्राइज्ड एट, ये प्रीपोजिशन निश्चित है, इसलिए आपको क्या करना है, बार बार इनको रिपीट करना, बार बार इनको पढ़ेंगे तो 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, प्रीपोजिशन को साथ पढ़ना है, वर्ब के साथ इसको बोलना है। कैसे, अलार्म्ड एट, सरप्राइज्ड एट, मैरिड टू, इंटरेस्टेड इन, कंटेन इन, एस्टोनिश्ड विद,
crammed with, decorated with, engulfed in, offended with, lined with, amazed at, startled at, vexed at, filled with, addicted to, shocked at। तो इस तरह आप लोग को दोहराना है, ठीक है। वर्ब और प्रेपोजिशन दोनों को साथ दोहराएंगे, क्योंकि इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन क्या है, निश्चित है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यदि चेंज हो जाती है तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से ये अर्थ को भी चेंज कर देती है, ठीक है। तो आपको बार बार इसको दोहराना है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितने आप दोहराएंगे उतना ही आपको ये पक्की हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, तब तक आप सेंटेंस को ठीक नहीं बना सकते। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, अब सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इन प्रेपोजिशन की सहायता से, ठीक है। कि इनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी। आई नो हिम, हमारे पास फर्स्ट जो वर्ड वो क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है आई नो हिम। पहले तो वही सीधी बात, कौन सी, हम सब्जेक्ट को पहचाने, वर्ब को पहचाने और ऑब्जेक्ट को पहचाने, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमने ये 3 चीज़ें ढूंढनी है। सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कैसी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का काम कौन करता है, वर्ब करती है। अब हमने ये देखना है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से ही हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको एक बात थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। किस तरह से, यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो किस प्रकार से वर्ब से हम पहचान जाएंगे किसके साथ कौन सा बी का रूप लगेगा, ये निश्चित करते हैं हमारे वर्ब, ठीक है। बी का रूप, पैसिव वॉइस में जो बी का रूप है वही मुख्य है। यदि आपके पास एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो आप पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, बी का रूप कौन सा लगाएंगे। ये बी का रूप आपने देखना कौन सा है, लगेगा इज, एम या आर। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बी का रूप लग जाएगा वाज या वर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। पिछले जो 5 वीडियो हैं वो आपको बारी बारी से देखने चाहिए ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकें। और आपकी सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, बी का रूप वाज या वर। यदि यहाँ पर इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो उसमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त बी का रूप क्या लग जाएगा, बीइंग। इसी प्रकार से वाज या वर के साथ भी, वाज या वर्ब के साथ भी यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई है, तो उसमें बी का रूप भी बीइंग लगेगा। नेक्स्ट, यदि हमारे एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हैड है, हैज हैव प्रेजेंट के और हैड पास्ट का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। हैज या हैव है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे, बी का रूप बीन, ठीक है, इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। यदि कोई मॉडल आ जाता है, मॉडल्स, मॉडल्स कौन से, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, जैसे मे है, माइट है, ठीक है, कैन है, कुड है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मॉडल ही है। अब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लग जाएगा, बी का रूप, जो भी मॉडल दिया हुआ है उसके बाद हम बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सामान्य सी बातें हैं जो हमने पहले कर ली हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया ताकि जो सेंटेंस बनाए उसमें आपको दिक्कत ना आए। अब सेंटेंस बनाते हैं अपना। तो उससे पहले हम वर्ब को देखेंगे। वर्ब यहाँ पर कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। नो हम जानते हैं फर्स्ट, ये नो, न्यू, नॉन। सेकंड और थर्ड न्यू और नॉन हो जाएंगे। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। कैसे, हिम का क्या बन जाएगा, ही। वर्ब की फॉर्म है वैसे इसका बी का रूप लग जाएगा। वर्ब की फर्स्ट है तो इज, एम, आर, ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही इज। बी के रूप के बाद थर्ड फॉर्म नॉन, ये वर्ब की फॉर्म तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ही इज नॉन। अब हमारे हम कैसे बनाएंगे, जैसे सिंपल बनाते आए हैं, कैसे बनाते हैं, ही इज नॉन बाय मी। हमको नहीं पता कि इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है कौन सी नहीं, तो हम रूटीन में क्या बना जाएंगे, किस तरह बना जाएंगे, नॉन के साथ क्या लगा दिया हमने, बाय प्रेपोजिशन। लेकिन यदि हमें पता है कि नो के साथ क्या लगेगी,
प्रेपोजिशन टू लगेगी, तब हम इसके अंतर को जान पाएंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे होना चाहिए, ही इज़, यहाँ तक तो आप ठीक कर जाओगे, ही इज़ नोन। अब गलती कहाँ रहेगी, प्रेपोजिशन की, जिसके बारे में भी हम बातें कर रहे हैं कि प्रेपोजिशन अदर देन बाई के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन लग सकती है। वो कब पता चलेगा हमें, जब हम सारे रूल्स के बारे में हम जान जाएंगे, सारे वर्ब के बारे में जान जाएंगे कि नो के साथ तो प्रेपोजिशन टू आनी चाहिए। बाकी सारा सेंटेंस ठीक है आपका, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन गलती कहाँ कर दी, इस बाई की, क्योंकि हम बाई के अलावा दूसरी प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं। तो इस केवल इस बाई के कारण से आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, और ये सेंटेंस क्या आपका ठीक हो गया। तो ये चीज़ दिखाती है कि प्रेपोजिशन का कितना महत्व है। नेक्स्ट देखिए, ही अनाइड हिज फादर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही अनाइड हिज फादर, अनाइड, he annoyed his father। सेम बात, कैसे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ हमने पहचान ली। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है अनाइड। अब हम पैसिव वॉइस बनाएं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जैसा हम अभी तक बनाते आए हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। हिज फादर, बी का रूप, सेकंड फॉर्म में तो वाज लग जाएगा, वाज या वर लगेगा। हिज फादर वाज अनाइड। अब क्या है हमारे साथ समस्या, क्या है कि हमें नहीं पता कि इसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी। तो ये प्रेपोजिशन क्या हमें निश्चित है, इसको सीखना पड़ेगा। अनाई के साथ एट भी लगा हुआ है, अनाई के साथ विद भी लगा हुआ है, तो कौन सी प्रेपोजिशन लगाएं, ये वाक्य के सेंस पे डिपेंड करता है कि वाक्य सेंस उसमें क्या दिखा रही है। कि नाराज़गी किससे है, व्यक्ति से नाराज़गी है तो विद लगाएं, उसकी व्यक्ति की बात से नाराज़गी है तो एट लगाएं। अब सेंटेंस को हम जरा समझें। ही अनाइड हिज फादर, उसने क्या किया, उसके पिताजी को नाराज़ किया, मतलब नाराज़ कौन है, पिताजी हैं। ठीक है, ही अनाइड हिज फादर, तो व्यक्ति से नाराज़गी है, तो व्यक्ति से नाराज़गी है, इसका मतलब प्रेपोजिशन हमारी क्या लग जाएगी यहाँ पर, विद। हिज फादर वाज अनाइड विद, ही का क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस हिम। हिज फादर वाज अनाइड विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर बिहेवियर प्लीज्ड मी। हर बिहेवियर प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब खुश करना, खुश होना, प्लीज्ड मी। वैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाला, हमने सब्जेक्ट को पहचान लिया, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। ठीक है, हर बिहेवियर, यहाँ ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, हर बिहेवियर, और प्लीज्ड क्या है, वर्ब, सेकंड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे, मैं क्या बन गया, आई वाज प्लीज्ड। अब ध्यान करेंगे, प्लीज के साथ हम क्या लगाएं, प्लीज के साथ दोनों लग सकते हैं, प्लीज के साथ विद भी और प्लीज के साथ एट भी। प्लीज के साथ विद कब लगाएंगे, जब किसी व्यक्ति से खुश होते हैं तो प्लीज्ड विद, किसी उस व्यक्ति की बात से खुश होते हैं तो प्लीज्ड एट। अब यहाँ देखिए, उसकी बात से या उसके व्यवहार से, हर बिहेवियर, उसके व्यवहार ने क्या किया, प्लीज्ड मी, मुझे खुश किया, इसका मतलब उसके व्यवहार की बात हो रही है। जब व्यवहार की बात होगी तो हम क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, एट। आई वॉज प्लीज्ड एट हर बिहेवियर। ये चीज़ें ही समझने वाली हैं बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इन चीज़ों को रट लेंगे, प्रीपोजिशन को रट तो लोगे, लेकिन अंतर यदि आपने नहीं समझा दोनों में किस तरह से अंतर है तो आप कहीं ना कहीं गलतियां कर जाओगे। तो वाक्य की सेंस काम करती है कि उसमें किस तरह का भाव निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू डिसप्लीज्ड मी। यू डिसप्लीज्ड मी। अब देखिए जरा, डिसप्लीज के साथ प्रीपोजिशन विद, याद रखें साथ साथ, आप दोहराते रहें इनको। मी का क्या बन गया, आई। सेकंड फॉर्म में प्लीज्ड तो वाज। आई वाज डिसप्लीज्ड, आई वाज डिसप्लीज्ड विद, आई वाज डिसप्लीज्ड विद यू, आई वाज डिसप्लीज्ड विद यू। नेक्स्ट, द न्यूज अलार्म्ड मी। आप
यदि आप इस सेंटेंस को साथ साथ लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है तो ये साथ साथ मिटाने भी ज़रूरी हैं। आप वीडियो को पॉज करें और फिर लिख लें। यू नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सेंटेंस हमारा, द न्यूज अलार्म मी। द न्यूज अलार्म्ड मी। द न्यूज सब्जेक्ट, अलार्म्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्टिव केस को हम आगे लेके आएंगे। क्या बन गया? आई सब्जेक्टिव बन गया। आई सेकंड फॉर्म है, वाज या वर, आई के साथ वाज लगाएंगे। आई वाज अलार्म्ड। अब हमने क्या ध्यान रखना है कि अलार्म के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगनी है? अलार्म के साथ प्रेपोजिशन लगेगी एट। आई वाज अलार्म्ड एट द न्यूज। यदि आपको वर्ब और प्रेपोजिशन की जानकारी नहीं है तो आप यहाँ गलती कर जाओगे, बाई लगा जाओगे। ये गलती ना हो इसलिए आप इन वर्ब को याद करें, उनके साथ प्रेपोजिशन को भी बोलें ताकि आपको वो याद हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस जग कंटेन्स मिल्क। दिस जग कंटेन्स मिल्क। दिस जग सब्जेक्ट, कंटेन्स वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में मिल्क, मिल्क क्या नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। तो मिल्क कंटेंस कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मिल्क के साथ हम क्या लगाएंगे? इज। मिल्क इज कंटेंट, मिल्क इज कंटेंट। अब कंटेंट के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? कंटेंट के साथ प्रेपोजिशन लगती है इन। कंटेंट इन दिस जग, इन दिस जग। बाकी चीज़ें सारी सेम है, लेकिन क्या है, सिर्फ प्रेपोजिशन है जो आपको समझनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू वेक्स्ड मी। यू वेक्स्ड मी। पैसिव वॉइस बनाएं। यू सब्जेक्ट, वेक्स्ड वर्ब, सेकंड फॉर्म है ये, और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? मी का क्या बन गया? आई सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब, बी का रूप। आई वाज वेक्स्ड। अब वेक्स के साथ प्रेपोजिशन कौन सी लगनी है? ये हमें ध्यान रखना है कि वेक्स के साथ क्या लगेगी? एट। ये वर्ब, वो वर्ब लिखी गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा और भी वर्ब हो सकते हैं, उनके साथ प्रेपोजिशन अलग लगेगी, लेकिन आप कम से कम आप ये जो 23 जो वर्ब हैं जो लिखी हुई हैं वो तो आपको कंफर्म करने ही हैं। इसके अलावा और भी वर्ब हैं वो आप करें, सेंटेंस को आप ढूंढें किस प्रकार से प्रेपोजिशन के साथ निश्चित है। तो हमने क्या देखा? वेक्स के साथ क्या है? एट प्रेपोजिशन लगेगी। तो ही, आई वाज वेक्स्ड एट यू। सेंटेंस नेक्स्ट देखिए, his death shocked me. His death shocked. His death shocked me. His death subject, shocked verb, me object. shocked सेकंड फॉर्म हो गई। पैसिव वॉइस बनाएंगे, I was shocked. आई वॉज शॉक्ड। अब शॉक के साथ हमने देखना कि प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? शॉक्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी? अब ये मैंने क्या करना है? वर्ब को ढूंढना है कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है। शॉक्ड के साथ एट प्रेपोजिशन, आई वॉज शॉक्ड एट। ये लिखने का मकसद यही है कि आपको पता लग जाए कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ। एक आध सेंटेंस और है वो भी कर लेंगे। राम मैरिड सीता। राम मैरिड सीता। पैसिव वॉइस कैसे? पहले सब्जेक्ट को देखें, वर्ब को देखें, ऑब्जेक्ट को देखें। ठीक है, सीता। अब देखें वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है तो वाज। सीता वाज मैरिड। सीता वाज
मैरिड, मैरिड के साथ प्रेपोजिशन टू, मैरिड के साथ प्रेपोजिशन क्या लगे, टू, मैरिड टू राम, मैरिड टू राम। लास्ट सेंटेंस एक्सरसाइज का, इट इंटरेस्ट मी, इट इंटरेस्ट मी। ये चीज़ क्या है, बाकी चीज़ें सेम हैं, अंतर कहाँ पर है, प्रेपोजिशन का। बाई की जगह दूसरी भी प्रेपोजिशन लग सकती हैं। वो आपको कब पता चलेगा, प्रैक्टिस से ही, कि कौन सी वर्ब अपने साथ कौन से प्रेपोजिशन लेती है। ठीक है, INTRESTS, इट इंटरेस्ट मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के साथ कौन की प्रेपोजिशन लगेगी, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है। तो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम या आर लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगाएंगे, विकारूप इज, एम या आर। आई के साथ क्या लगता है, एम। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन, आई एम इंटरेस्टेड इन इट। तो हमने 10 सेंटेंस ये किए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वर्ब हमारी बची हैं, इनके साथ प्रेपोजिशन लगे हैं। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, सेंटेंस आप कितने भी करो, यदि आपको एक प्रकार से स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कि आप सेंटेंस कहाँ से कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, जब हमें रूल्स का पता नहीं। यदि आपको रूल का पता है तो गलतियाँ होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा।